Hello everyone, welcome to another video on Newton's laws of motion. In this video again I am going to solve a very important problem, and it is very good since it will clear your concept very clearly. So let's begin. And the question is, this is the question on the screen. The masses of block A and B are same and equal to m. Friction is absent everywhere. Find the magnitude of normal force with which block B presses on the wall and acceleration of the block A and B. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये देखिए आप फिगर यहाँ पे बना हुआ है, ये जो हमारा फिगर बना हुआ है ये कह रहा है कि B जब नीचे आएगा तो उसकी वजह से जो ब्लॉक A है हमारा, B जब नीचे आएगा तो उसकी वजह से ब्लॉक A हमारा बैकवर्ड स्लाइड करेगा। ये नीचे आएगा तो हमारा ब्लॉक ए बैकवर्ड स्लाइड करेगा। और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स विद विच ब्लॉक बी प्रेसेस ऑन द वॉल। मतलब ये जो ब्लॉक बी है ये हमारा वॉल पे कितना फोर्स, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, हमको ये भी फाइंड करना है, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। और ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है, ये पूरा एक ब्लॉक दिया हुआ है ए एंड ये बी है। और ये जो इधर बनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमको बस एंगल दिखाने के लिए बनी है कि ये एंगल 37 है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे पहले से ही बना के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो अब देखते हैं कि इस पर कैसे कैसे फोर्स लग रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो सरफेस लगाएगा ए बी पर वो नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऐसे एन, ठीक है। और ये जो ब्लॉक बी है वो एम जी नीचे लगाएगा, ठीक है, एम जी नीचे लगाएगा। अब सिमेट्री से हमको फाइंड करना है इसका सिमेट्री से हमको फाइंड करना है कि ये एंगल क्या होगा, ठीक है, ये कितना एंगल होगा। तो देखते हैं। और मैंने कहा था कि ये एक्सेलरेशन, ये ब्लॉक भी नीचे आ रहा है तो मतलब इसका भी एक्सेलरेशन आएगा नीचे की डायरेक्शन में। उसको हमने मान लिया a1, ठीक है, इसको हमने a1 मान लिया है। अब इसका हमको एंगल फाइंड करना है। अब देखो डायग्राम में आप देखना, सॉरी हाँ ये हॉरिजॉन्टल ही है, एक मिनट, ये हॉरिजॉन्टल ही था। वैसे हॉरिजॉन्टल डायग्राम में आप ये जो फिगर यहाँ पे बनाया रखा था आप वो देखते तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आता। जैसे ये 37 दिया हुआ है तो ये भी 37 होगा, ठीक है, और ये 90 माइनस 37 होगा तो ऑटोमेटिकली थीटा इक्वल्स टू 37 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो थीटा हमारा 37 आ गया, ठीक है। अब हमको ये n का कौन सा कंपोनेंट होगा जो एक्सेलरेशन a1 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो पहले n का कंपोनेंट कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा n cos थीटा और यहाँ पे आएगा हमारा n sin थीटा। देखो क्या पहला क्वेश्चन क्या था, द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्स विद विच ब्लॉक बी प्रेसेस ऑन द वॉल। मतलब वो नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालो जो ब्लॉक बी वॉल पे लगा रहा है। तो n sin थीटा ही तो लगाएगा, देखो उस डायरेक्शन में n sin थीटा ही आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लो पहली इक्वेशन, ये n बी डब्ल्यू करके हम इसको असाइन कर लेते हैं। जो ब्लॉक लगा रहा है वॉल पे वो है n sin थीटा, ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब देखो एक्सेलरेशन के लिए ये जो नीचे आ रहा है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, एम जी और n cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है। सिंस नीचे आ रहा है तो एम जी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा तो एम जी माइनस n cos थीटा इक्वल्स टू m a1। देख लो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का मास दोनों का सेम दिया हुआ है m के इक्वल, ठीक है। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं ब्लॉक बी से। अब हम चलते हैं अपने ब्लॉक ए की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पे बना के रखा है पहले से। इस पे देखो क्या क्या लगता है।
मैंने तुमको क्या बताया था कि जब वो नीचे आएगा तो ये पीछे की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पीछे की डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन a2 मान लो, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन जब हम a2 मान लेंगे, अब देखो कि ये क्या, इस पे क्या क्या लगता है। एक तो सरफेस रिएक्शन लगाएगा r ऊपर, ये खुद का mg नीचे लगाएगा, और ब्लॉक बी इस पे नॉर्मल इस साइड लगाएगा, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ से हमको पता चलता है कि अगर ये उस पे नॉर्मल रिएक्शन n लगा रहा है तो वो ब्लॉक बी भी इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ही लगाएगा। अब इसके ये एंगल थीटा है, तो चलो ज्योमेट्री से हमको पता करना है कि एंगल थीटा किसके बराबर है। थीटा किसके बराबर है, ये 37 दिया हुआ था, 37 दिया हुआ था, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हमारा जो थीटा है वो 37 के बराबर ही आएगा यहाँ पे भी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट कि ये एंगल्स कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज्योमेट्री से समझना ही पड़ेगा कि एंगल कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये सरफेस से 90, इसके सरफेस से 90 बनाएगा तो ये पूरा एंगल 90 भी होगा, और ये हॉरिजॉन्टल से पूरा एंगल 90 होगा। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि ये थीटा 37 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब देखो हमको फाइंड आउट करना है कि ये a2 एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। r और mg तो हो नहीं सकते क्योंकि 90 डिग्री पे हैं a2 के, तो n का ही कोई कंपोनेंट आएगा, और n का कौन सा कंपोनेंट आएगा, n का आएगा, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा n साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा n कॉस थीटा। तो हमारा n साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर a2 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a, ठीक है। तो ये n साइन थीटा हमने लिख लिया यहाँ पे इक्वल्स टू ma2। अब हम अपनी पहली दो इक्वेशन भी यहाँ पे उतार लेते हैं क्योंकि उसकी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पीछे से देख के उतारते हैं। एन बी डब्ल्यू इक्वल्स टू n साइन थीटा, और हाँ एन बी डब्ल्यू इक्वल्स टू n साइन थीटा हमारी पहली इक्वेशन है। एन बी डब्ल्यू इक्वल्स टू n साइन थीटा, ये पहली इक्वेशन आई थी। एम जी माइनस n कॉस थीटा, n कॉस थीटा इक्वल्स टू ma1, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आई थी। अब हमको एक इक्वेशन की ज़रूरत और है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ अननोन्स उतने नंबर ऑफ इक्वेशन। तो हमारी चौथी इक्वेशन कैसे आएगी, देखो इधर हमारी चौथी इक्वेशन आएगी ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये है कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स, ठीक है। ये एंगल 37 दिया हुआ है, ये एंगल 37 दिया है, और इधर a2 एक्सेलरेशन है और यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड हमारा a1 एक्सेलरेशन है। ये हमारा कॉमन सरफेस है, कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट, कॉमन सरफेस, ठीक है। अब मैंने ये क्यों ड्रॉ किया है, इसका एक रीज़न है कि कांटेक्ट बनना रहना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो हमारा कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, एक आगे चला जाएगा दूसरा पीछे चला जाएगा। तो इसकी वजह से जो हमारा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आना चाहिए वो दोनों इक्वल आना चाहिए, नहीं तो कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा तो फिर इन दोनों का कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, तो फिर कौन आगे कौन पीछे कोई वही नहीं रह जाएगा फिर। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में
जो दोनों का एक्सेलरेशन है वो इक्वल आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस 37 होगा, तो ये एंगल फिर से 37 आ जाएगा। अब देखो A1 का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, A1 cos 37 और A2 का आ रहा है A2 sin 37, A2 sin 37 ये आ रहा है हमारा A2 sin 37। और हमने कहा था कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इनका एक्सेलरेशन आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए, एक्सेलरेशन के जो भी कंपोनेंट है वो सब इक्वल आने चाहिए। तो ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी 37। एक्चुअली इसको थीटा ही रखो अभी, नहीं तो फिर बड़ा कन्फ्यूजन होगा। वैल्यू अब सबसे आखिरी में रख देंगे, ठीक है, थीटा ही मान के चलो, ये सब थीटा ही इसको मान लो, क्योंकि अभी बड़ा कन्फ्यूजन होने वाला है जब हम सॉल्व करेंगे। एट द एंड हम लोग इसकी वैल्यू 37 रख देंगे, क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि हर जगह 37 ही आ रहा है। A2 sin 37, A2 sin थीटा, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। इससे A1 निकालो, A1 क्या आ रहा है, A1 इक्वल्स टू A2 tan थीटा। A1 की वैल्यू रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, A1 की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। तो क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, mg n माइनस cos थीटा इक्वल्स टू m A2 tan थीटा। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, mg माइनस ma2 tan थीटा इक्वल्स टू n cos थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। और ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 को, एक तरफ है n sin थीटा और इक्वेशन नंबर 5 में है एक तरफ n cos थीटा। डिवाइड कर दो, मतलब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड पे, हमारा आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू A2g माइनस A2 tan थीटा। अब इसको रीअरेंज करके पूरा सॉल्व कर लेते हैं, g tan थीटा माइनस A2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू A2 ये वाला उधर भेजो, फिर A2 प्लस A2 tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू g tan थीटा। A2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन इक्वल्स टू g tan थीटा। A2 इक्वल्स टू g tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये A2। अब थीटा की वैल्यू रख दो 37 और यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू 37 रख दो, हर जगह प्रूफ किया है कि 37 ही आएगा, हमने प्रूफ करते हुए चला है, ठीक है, कोई अलग वैल्यू नहीं आएगी। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 की वैल्यू आ गई। अब A2 की जब वैल्यू आ गई तो A1 की भी वैल्यू आ जाएगी। क्यों आ जाएगी A1 की वैल्यू, यहाँ देखो A1 इक्वल्स टू A2 tan थीटा, यहाँ हमने लिखा है A1 इक्वल्स टू A2 tan थीटा, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं, A1 की भी वैल्यू आ जाएगी, A1 इक्वल्स टू A2 tan थीटा, तो यहाँ पे 4.8 tan 37 रखो, ये आ जाएगा हमारा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ये जो tan 37 है या sin 37 है, cos 37 है, इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालो, मिल जाएगा आराम से। और n की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे? चलिए बैक टू आर इक्वेशंस। n की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको वो फोर्स निकालना है ना कि किस फोर्स से वो ब्लॉक बी जो है वो वॉल को प्रेस कर रहा है। तो उसमें n sin थीटा आया था, तो उससे n sin थीटा आया था, तो निकाल लेते हैं n sin थीटा, डायरेक्टली निकाल लेते हैं, n की ज़रूरत नहीं है वैसे। n sin थीटा इक्वल्स टू m2a। तो हमारा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, n sin थीटा इक्वल्स टू ma2 और n sin थीटा इक्वल्स टू m, हमको पता नहीं है तो m के टर्म्स में ही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, a2 की वैल्यू आ चुकी है 4.8 और ये हमारा आ जाएगा 4.8 m न्यूटन। ठीक है, ये मिली न्यूटन, ये मास के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और यही n sin थीटा हमारा था NBW, मतलब जो ब्लॉक B है वो वॉल पर कितना नॉर्मल फोर्स निकाल रहा है, लगा रहा है, ये वही था n sin थीटा, और वो आ रहा है हमारा 4.8 m न्यूटन। मास दिया नहीं है तो m के टर्म में आएगा आंसर। ठीक है, नॉर्मल की भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन उसकी जब ज़रूरत नहीं है तो निकालना ही क्यों, फालतू का टाइम वेस्ट होता है। सो आई होप यू गॉट दिस प्रॉब्लम, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, उसके बाद, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू subscribe the channel, also like and share the video. Thanks for watching guys.